ये नीरू यादव हैं, हॉकी वाली सरपंच, जिनके मुरीद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं। 3 गांव की सरपंच हैं, लड़कियों के पंख को परवाज देना चाहती हैं, इसीलिए सरपंच बनने के बाद लड़कियों के लिए एक हॉकी टीम तैयार कर डाली। अपनी तनख्वाह से कोच रखा, ट्रेनिंग पर नजर रखी और गांव की लड़कियों को हॉकी वाली मर्दानी बना डाला। नीरू यादव एक बर्तन बैंक भी चलाती हैं, जहां लोगों को बर्तन किराए पर देती हैं, लेकिन पैसे नहीं लेती। लोगों को बर्तन इस्तेमाल करने के लिए देती हैं ताकि कोई प्लास्टिक के डिस्पोजल का इस्तेमाल ना कर सके और गांव प्लास्टिक मुक्त हो जाए। पहली महिला सरपंच जो सच्ची सहेली महिला एग्रो का संचालन करती हैं, जहां किसानों को खाद और बीज कम कीमत पर मिलते हैं। एक महिला से परिवार बनता है, परिवार से घर, यही घर समाज बनाता है और समाज से बनता है देश। नीरू यादव जैसों से मुल्क में बेहतरी की गुंजाइश है। बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड और पीएचडी करने के बाद एक ख्वाब को जिद बनाया, जिद को जुनून और फिर उसे लड़कियों की जिंदगी संवारने का जरिया बना डाला। झुंझुनू की ग्राम पंचायत की सरपंच आज देश की आधी आबादी का मान है, शान है, स्वाभिमान है। राजपूती ड्रेस में राजस्थान के संस्कार के साथ लड़कियों के भविष्य को आकार देती है। 140 करोड़ का भारत कहता है, ओ हॉकी वाली सरपंच, चक दे इंडिया। भारत की आधी आबादी का भरोसा बनने के लिए शुक्रिया नीरू। हम महिलाएं के खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी, और आधी आबादी की आवाज उठाने का जिम्मा राजनेताओं के पास होता है। राजनेताओं में अगर महिलाओं की भूमिका हो तो अलग तरीके से देखी जाती है, और अगर राजनीति को थोड़ा सा कम स्तर पर मैं आंकूं या फिर शुरुआत उसकी देखूं तो गांव-गांव में प्रधान और सरपंच के तौर पर वो भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन एक सरपंच हैं जिनकी चर्चा सिर्फ एक राज्य तक नहीं बल्कि देश भर में है, और उन्हीं चर्चाओं के बीच में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में इन्वाइट किया गया अमिताभ बच्चन के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है नीरू यादव जी आपका, जो कि आप सरपंच के तौर पर तो अच्छी भूमिका निभा ही रही हैं, लेकिन अब देश भर में आपकी चर्चा हो रही है इस वक्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, चूंकि आप पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आपको कैसे लगा कि मुझे गांव के लिए कुछ करना है, और गांव में सरपंच के लिए चुनाव लड़ने का ये जो ख्याल है ये जहन में कहाँ से आया? देखिए, जब मैं शादी करके गांव में आई थी तो बहुत सी चीज़ें मैंने गांव में ऐसी देखी, खास तौर पर महिलाओं को लेके, कि अपने मुद्दों पर वो बात नहीं करती थी। और बहुत सी जो योजनाएं हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरपंच एक वो कड़ी होता है जो चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको धरातल पर उतारने का जो वो काम करता है, क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिक से डील करते हैं। तो मैंने देखा था मेरे गांव में बहुत सी ऐसी योजनाएं जो पात्र कैंडिडेट है उनको वो चीज़ें मिल नहीं रही। तो और महिलाओं की, जैसे मैंने आपसे बात की, उनके भी बहुत से ऐसे मुद्दे थे, जैसे शौचालय को लेकर हो गए, और भी उन्हें कोई समस्याएं, कोई परेशानी होती, पंचायत में उनकी भूमिका जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी ही नहीं। तो इस टाइप की, और फिर कुछ शुरू से ही एक सोशल काम करने का हमेशा से ही मन में था, लोगों की मदद करना, और फिर कुछ ऐसा करना था कि ग्राउंड के ऊपर कि कुछ अच्छा मैं करूं। तो फिर एक बार फिर उस समय जो था ये महिला सीट आई उसमें, तो फिर विचार बनाया मन में कि क्यों ना मैं भी सरपंच का चुनाव लड़के देखूं और सरपंच का चुनाव लड़ूं और गांव के लिए कुछ मैं अच्छा करूं। तो बस वहीं से मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे को भी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। और फिर जब मैंने परिवार के सामने इस बात को रखा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और सरपंच के तौर पे अपने गांव में काम करना चाहती हूँ, तो फिर परिवार ने भी इस चीज़ में सपोर्ट किया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो हम इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं। और फिर मैंने 3 अक्टूबर 2020 को मैं अपनी पंचायत की सरपंच चुनी गई। अच्छा, सरपंच तो समझ में आता है, लेकिन ये हॉकी वाली सरपंच आपका नाम क्यों रखा गया है? हॉकी वाली सरपंच मेरा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा मायका जो है वो हरियाणा के अंदर है, और नारनौल जो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। तो मेरे को खुद मतलब हॉकी खेलने का बहुत शौक था।
लेकिन क्योंकि मैं दक्षिण हरियाणा से आती हूँ तो वहाँ वो सुविधाएं हमें भी शायद नहीं मिल पाई, मुझे भी नहीं मिल पाई और मैं अपना सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जब मेरे को ये पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल में जिन्होंने हॉकी खेला था और उनको इंटरेस्ट है हॉकी खेलने में, तो वो सपना मेरे को उनके अंदर दिखाई दिया कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं इनका सपोर्ट बनूं या मैं इनको वो चीजें अवेलेबल करवा के दूं तो शायद ये लड़कियां आगे जा सकती हैं। तो अपने सपने को उनके अंदर जब मैंने देखा तो मैंने उन लड़कियों से बात की और उनसे बात करने के बाद काफी सारी उस घर के की दहलीज से और गांव के ग्राउंड तक बच्चियों को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती था मेरे लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो पुरुष प्रधान समाज है और लड़कियों को गांव में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता होती है कि बच्चियों को कोई फील्ड पर खेलने के लिए भेजता नहीं है। इसलिए नहीं भेजते क्योंकि ज्यादातर फील्ड पे खेलते हुए लड़के ही मिलते हैं, तो एक सिक्योरिटी का भी एक सवाल उठ जाता है बच्चियों के लिए। तो उनको वहां तक लाने के लिए काफी समस्या और काफी चुनौतियों का सामना मेरे को करना पड़ा। उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ी, अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो परिवार में कोई नहीं मानता कि उसके चाचा क्या बोलेंगे या फिर पड़ोसी क्या बोलेंगे, हम भेजेंगे नहीं। फिर उनकी ड्रेस को लेकर की समस्याएं आई कि ऐसे कपड़े पहन के हमारी लड़कियां फील्ड में नहीं खेलेंगी, तो वो सब चीजें आई। तो जब मैं उनको लेके वहां तक आई और हमने जब शुरुआत की, तो क्योंकि एक सरपंच का भी एक दायरा होता है और जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास ग्राउंड नहीं था और उस समय राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भी उस टाइम आगाज हो गया था। तो फिर हमने शुरुआत की अपने गांव से 8-10 किलोमीटर दूर एक हॉकी का ग्राउंड था, वहां से हमने शुरुआत की और वहां बच्चियों को दोनों समय लेके जाना, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और उनके साथ में जाती थी। तो उस समय फिर जब लड़कियां ब्लॉक लेवल के ऊपर हमारी टीम विजेता रही और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो खेलने गई, तो वो मेरे एफर्ट्स को देखकर लोगों ने मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हॉकी वाली सरपंच के नाम से लोग जानेंगे, तो वहां से मुझे ये नाम दे दिया गया कि ये वो हॉकी वाली सरपंच है जो अपनी लड़कियों को दोनों टाइम लेके आती है और इनके साथ रहती है और इतनी अच्छी इसने टीम तैयार की है। तो वहां से मेरे को हॉकी वाली सरपंच का जो है वो नाम मिला। आपकी सारी बातें सुनकर जानती है मेरे सामने बिल्कुल चक दे फिल्म चल रही है और चक दे के कबीर खान में मैं आपको देख रही हूँ, यानी कि शाहरुख खान की जो भूमिका थी वो आपने असल जिंदगी में अपनी जो हॉकी की टीम है वो बनाकर की है। फंड्स की दिक्कत जो है वो कैसे दूर होती है? वो ऐसे ही दूर हुई कि मैंने अपनी सैलरी से उनको जो भी सामान था हॉकी का वो सब अवेलेबल करवाया। कुछ हमने गांव में लोगों से बात की, जन सहयोग से हमने पैसा इकट्ठा किया और फिर हमने अपने पंचायत के अंदर अब हॉकी का हमने ग्राउंड भी बना लिया है और हमने एक कोच भी रखा हुआ है जो दोनों टाइम जो है पंचायत में जो लड़कियां हैं उनको तैयारी करवाता है। और उसके साथ साथ अब जब वो बच्चियां खेलती हैं और जब वो मेरे साथ मुंबई गई केबीसी के अंदर, तो बाकी गांव की और लड़कियों के मन में भी अब वो आगे से आके बोलती हैं कि हमें भी जो है हॉकी खेलना है, हम भी खेलना चाहते हैं। तो बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा मेरी पंचायत की जो हॉकी की टीम है वो बनी है। आसपास के गांव की बच्चियां भी अब खेलने के लिए ग्राउंड के ऊपर आती हैं और मैं चाहती हूं कि मेरी जो लड़कियां हैं मेरी पंचायत से जो हॉकी खेलती हैं उन लड़कियों का नेशनल में भी सिलेक्शन हो, उसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं देश भर में चर्चा है हॉकी वाली सरपंच की और नाम ऐसा कमाया कि फिर केबीसी में आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। अमिताभ बच्चन के सामने जाना, उनके मुंह से अपने काम की तारीफ सुनना कैसा लगा और कैसे ये ख्याल आया कि खुद अकेले नहीं जाना है, मैं तो अपनी टीम को भी साथ लेकर जाऊंगी? वो ऐसे आया कि जब मुझे केबीसी के लिए मुझे बुलाया गया था, तो जब मेरे पास पहली बार फोन आया तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मेरे को जो है वो केबीसी में बुलाया जा रहा है। तो शुरू में तो मुझे यही लगा कि कहीं कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम इतना ज्यादा है। लेकिन जब उन्होंने दोबारा फोन किया और जब केबीसी की टीम मेरे गांव के अंदर आई तब मुझे यकीन हुआ और बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे को लगा कि एक गांव के, राजस्थान के एक छोटे से गांव की सरपंच जिसे सपनों की नगरी के अंदर बुलाया गया और इस सदी के महानायक के सामने हॉट सीट पर खेलने का मुझे मौका मिला। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे काम को इतना अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं वहां तक मैं जाऊंगी। और हॉकी वाली टीम को मैं इसलिए लेके गई क्योंकि बच्चियों के साथ मैं हमेशा से रही हूँ और वो भी मेहनत करती हैं और मेरे को हॉकी वाली सरपंच का एक नाम जो मिला है तो उन बच्चियों की वजह से ही मिला है। तो मैं उनको इसीलिए अपने साथ लेके गई थी कि ये भी बाहर जाए, बाहर की दुनिया को देखें, इनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए कि हम क्या क्या कर सकती हैं। क्योंकि गांव के उस दायरे से निकल के बाहर जाना और बाहर महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं वो सब उनको देखने के बाद जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो जुनून उनके अंदर आएगा, इसलिए मैं उनको उस प्लेटफॉर्म तक लेके गई थी ताकि वो भी अपने लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव करें
और वो भी ये ना सोचे कि हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं उनको अपने साथ में लेके गई। बहुत अच्छी आपकी सोच है और बहुत खूबसूरत और अच्छी भी आप लग रही हैं। अच्छा, ये लिबास बड़ा अट्रैक्टिव सा है और बहुत अच्छे से आप तैयार हैं, लेकिन जब मैं आपके लिबास को देख रही हूँ और चूंकि आपने कहा मैं हरियाणा की बेटी हूँ, राजस्थान में मेरी शादी हुई है, तो मुझे हरियाणा और राजस्थान दोनों ही राज्य ऐसे नज़र आते हैं जहाँ महिलाएं घूंघट में रहती हैं, घर से बाहर निकलने में परहेज करती हैं। हालांकि एक्सेप्शन केसेस हर जगह होते हैं, हरियाणा और राजस्थान में भी हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि बचपन में इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, इस घूंघट से निकलकर घर की चौखट से बाहर जाना, फिर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम करना, कितना टफ रहा? क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, टफ तो एक महिला के लिए किसी भी क्षेत्र में वो चली जाए सब जगह होते हैं, चुनौतियां उसके सामने सबसे ज्यादा आती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक महिला को, एक लड़की को पुरुषों से ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एक कदम उनसे। और हर जब कोई महिला किसी भी क्षेत्र में काम करती है तो एक पुरुष से इतने सवाल नहीं किए जाते जितने उससे किए जाते हैं कि आप इस क्षेत्र में आई तो आपने अलग क्या किया, ये एक महिला से हमेशा पूछा जाता है। मैं महिला सरपंच बनी तो मुझसे, मैं जब भी जहां भी जाती हूँ तो ये जरूर पूछते हैं कि एज ए महिला सरपंच आपने क्या किया, लेकिन पुरुष से कोई इतना पूछता नहीं है कि आपने एज ए पुरुष सरपंच क्या किया। तो चुनौतियां तो हर क्षेत्र में आते हैं, मेरे सामने भी आई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि घूंघट से बाहर निकल के महिलाएं को आगे अपने क्षेत्र में काम करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस राजस्थान प्रदेश से मैं आती हूँ, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे सफर में मेरे परिवार ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है। मेरे काम को लेकर जिस समय मैं सरपंच बनी थी उस समय मेरे गांव के अंदर भी ये माहौल था, ये चीजें थी कि ये महिला सीट के ऊपर सरपंच बनी है तो सरपंच का काम तो परिवार का कोई पुरुष ही करेगा, क्योंकि मानसिकता इसी प्रकार की होती है और शुरू से चलती भी यही आई थी। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करने में समय लगा था, क्योंकि जब वो लोग आते थे तो वो मुझे नहीं बोलते थे, वो परिवार में से किसी को कि आपके ससुर जी को बुलाओ। या फिर एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं बैठी हुई थी और गाँव के 4-5 जो बड़े लोग जो आए तो वो आके बोले कि सरपंच को बुलाओ, तो मैंने बोला कि मैं ही सरपंच हूँ। बोला नहीं उसको बुलाओ, अब मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोले कि उनको बुलाओ या तो तब मैंने उनको एक शब्द में ये कहा था कि आपने मुझे चुना है, चुनाव मैंने लड़ा है, तो आपकी सरपंच मैं, आपको कोई भी काम है आप मुझसे कहिए। तो जब वो, तो फिर उनको ये लगा कि हाँ अब इन्हीं से बात करनी होगी। तो लोगों को गाँव में ये चीज एक्सेप्ट करने में बड़ी समस्या आती है। कितने गाँव हैं आपके अंडर में और आपके सरपंच बनने के बाद गांव की महिलाओं की जिंदगी कितनी बदली है? देखिए, मेरी पंचायत का नाम जो पंचायत हेडक्वार्टर है वो लांबी अहीर है और 3 गांव आते हैं, जिसमें से एक लांबी गांव है, एक सहड गांव है और एक कानसिंहपुरा गांव है। मेरी पंचायत में 3 गांव हैं। और महिलाओं की, मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि महिलाओं की भागीदारी जो पंचायत में थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। जब से मैं सरपंच बनी महिलाएं पंचायत घर में आने लगी हैं। अब हमारी पंचायत में महिला सभाएं होती हैं, महिला दिवस हमारी पंचायत में मनाया जाता है और महिलाओं की समस्याओं पर बात की जाती है। वार्ड के अंदर भी वार्ड महिला सभाएं होती हैं। अब मेरे गाँव की महिलाएं जैसे बोलती हैं कि पहले भी बोली हमने हमेशा से वोट डालने हैं, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है। उनके वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उनकी समस्याएं क्या है वो कोई नहीं जानना चाहता। उनको वो पंचायत घर में आती नहीं थी, अब वो खुद आती है पंचायत घर में, अपने यहाँ तक कि अपने आधार कार्ड से रिलेटेड हो या फिर किसी और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, वो खुद आती है, खुद अपने काम करवाती हैं। तो ये एक मेरे महिलाओं, पंचायत की महिलाओं में ये बदलाव आया। उनकी हिम्मत बनी है कि हमारी भी कोई सुनने वाला है, हम अपनी समस्याएं डायरेक्ट सरपंच के पास लेके जा सकते हैं। और उनकी भागीदारी है पंचायत में बनी है। ग्राम सभाओं में वो आने लगी हैं, जबकि पहले वो समझती नहीं थी कि ग्राम सभा होती भी क्या है। वो कहती थी हमें कोई बुलाता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं होता था कि कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो ये वाला बदलाव मेरी पंचायत में आया है कि महिलाएं सामने आई हैं और अपना काम खुद करवाने लगी हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो अच्छा आया है महिलाओं में, लेकिन इंडिपेंडेंट वो बने, इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं आप? देखिए, इनके लिए इनिशिएटिव मैंने ये लिए है, जो राजीविका के जितने भी समूह हमारी पंचायत के अंदर है उन महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिलवाई है। कुछ महिलाएं हैं जो सिलाई का काम करती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो जिन्होंने अपने घर में दुकान की है, कुछ महिलाएं हैं जो पार्लर का काम करती हैं और जो छोटे मोटे सामान है वो बनाती हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस
आया है। बहुत अच्छी आपकी सोच है और उस सोच पर आप काम कर रही हैं और बहुत कम वक्त, 3 साल का ही वक्त हुआ है आपको एज ए सरपंच, लेकिन गांव में वो बदलाव दिख रहा है। एक और बदलाव और एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच आपकी है प्लास्टिक मुक्त अपने गांव को बनाने की। एक तरफ तो देश में सरकार की ये कोशिश है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो और जगह जगह ये कैंपेन चल भी रहे हैं, लेकिन आपका गाँव ऑलरेडी प्लास्टिक फ्री हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, हमने एक प्रयास किया छोटा सा अपने पंचायत स्तर के ऊपर, क्योंकि सरकार भी कहती है कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा हमारी डिमांड है प्लास्टिक को लेकर। क्योंकि हमारी पंचायत में एक वाकया ऐसा हुआ था कि एक बार एक गौ माता का मतलब वो बीमार थी, तड़प रही थी, तो हमने जब उसका इलाज हमने करवाया तो देखा कि उसके अंदर इतना ज़्यादा प्लास्टिक उसके पेट में से निकला। तो वो बहुत ही कि बेजुबान जानवर है जो बोल नहीं सकते। हम शादियों में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक को कि वो झूठा खाना उसमें पड़ा रहता है, तो उसके साथ साथ वो प्लास्टिक भी खा रही हैं। तो फिर हमने अपने पंचायत के अंदर ये इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि एकदम से किसी भी चीज को हम बैन नहीं कर सकते, लेकिन हम जब हम दूसरे के लिए अल्टरनेट कोई दे देंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो उस चीज को कम यूज करेगा। तो फिर हमने अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक की स्थापना की। लोगों से हमने बात की कि हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एकदम से किसी चीज में बदलाव नहीं होता, पीढ़ियां चली जाती हैं कोई किसी भी उसमें बदलाव लाने के लिए। तो हमने अपने पंचायत में बर्तन बैंक की स्थापना की। 5,000 से 7,000 तक के बर्तन हैं हमारे बैंक के अंदर, वो भी स्टील के। तो अब हमारी पंचायत में कोई शादी या कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी, तो हम वो बर्तन ही यूज करते हैं। जो परिवार बर्तन यूज करता है वो गिन के बर्तन लेके जाता है, वापिस गिन के उसमें जमा करवा देते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा से कोई उसमें ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। तो हमने ये एक वो रखा है, क्योंकि उससे फिर वो बर्तन बैंक बढ़ता चला जाएगा। और बाकी पंचायत में और पर्यावरण के अंदर तो भी हमारी एक छोटा सा योगदान रहेगा ही। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि शादियां पहले भी गाँव के अंदर होती थी, और उस समय अगर बारात आती थी तो हम खाट इकट्ठा करते थे, और पंचायत के अपने खुद के बर्तन हुआ करते थे। तो शादियां पहले भी होती थी। तो हर पंचायत के अंदर एक ऐसी बर्तन बैंक की आवश्यकता है। हम एक छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं पर्यावरण को साफ करने का। तो ये हमने छोटा सा एक अपनी पंचायत में प्रयास किया है। ये जो प्लास्टिक फ्री आपने गांव किया है, ये किस सोच के साथ किया है? क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से कहते हैं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। क्या पर्यावरण आपके जहन में रहा? हालांकि गांव की तो वैसे ही बहुत शुद्ध और साफ हवा होती है। बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण के बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ। उसके लिए मैंने अपनी पंचायत के अंदर एक ये है कि जिस भी लड़की की शादी होती है, एक नवाचार मैंने अपनी पंचायत में किया होती है, तो मैं उस लड़की से उसकी शादी में कन्यादान के अंदर मैं पेड़ देती हूँ पंचायत की तरफ से, और उस बच्ची से ही वो पेड़ हम लगवाते हैं और शपथ दिलवाते हैं उसके परिवार को कि वो इस पेड़ को पालेंगे। नवविवाहित जोड़ा भी कोई है, शादी लड़के की होती है, तो उसकी मुंह दिखाई में भी हम उस नवविवाहित जोड़े से पेड़ लगवाते हैं और उनसे शपथ हम पंचायत की तरफ से दिलवाते हैं कि आप इस पेड़ का जो है वो रख रखाव करेंगे। एक हमने अभी पर्यावरण को लेकर एक मुहिम भी हमने चलाई अपने पूरे ब्लॉक के ऊपर, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, जिसमें हमने पूरे ब्लॉक के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें बच्चों को पेड़ वितरित किए हैं और उनसे शपथ दिलवाई है कि वो सभी इसको एक दोस्त के रूप में इस पेड़ को पालेंगे। तो बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह था इस चीज का, और उन्होंने उसका नाम भी रखा और वो पेड़ लगाया। तो इस प्रयास से अगर हमने 21,000-31,000 पेड़ अगर हमने बांटे हैं, तो अगर उनमें 11,000 पेड़ भी अगर लग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा एक छोटा सा योगदान मैं मानूंगी कि वो रहेगा। तो ये सब हमने पर्यावरण को लेकर भी अपनी पंचायत और अपने आसपास के क्षेत्र में किया है। अच्छा, अभी जब सरपंच की बात हो रही थी और मैंने पूछा है शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपने कहा महिला रिजर्व सीट आ गई थी, तो सोच वहां से बनी कि हाँ मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, और मैं सरपंच चुनी गई। अभी देश में चूंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं देश के लिहाज से, महिलाओं की भूमिका के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, महिला आरक्षण की आपने बात की, तो मोदी जी ने जो ये तोहफा हम महिलाओं को दिया है, मैं उसका दिल से मोदी जी को धन्यवाद भी देती हूँ। दिल की सुनेंगे तो फिर नीरू यादव की तरह ही नाम कमाएंगे, और नाम ऐसा कि देश भर में चर्चा उनकी हो रही है। नीरू यादव जी, आप यहाँ पर आए, अपना अनुभव आपने शेयर किया, साथ ही आपका विजन बहुत क्लियर है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए, अपने फैसलों के लिए जानी जाइए और खूब नाम कमाइए। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।